नॉर्मैटिक लाइफ का एक सुकून या एस्केप मोड होते हैं फॉरेस्ट या फिर रिवर साइड कैंपिंग या फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही फॉरेस्ट और यही जमीन और यही जो जल और ये रिवर वाटर है एक वक्त पे भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बना हुआ था और आज भी वो इतना बड़ा कंसर्न है कि प्रधानमंत्री को एक स्टेज और बड़े प्लेटफॉर्म से ये चीज कहनी पड़ी कि नक्सलवाद तो रूरल एरिया से यानी कि गांव से तो खत्म हो गया, लेकिन अब शहरीकरण उसका या जो शहरों की तरफ बढ़ रहा है या फिर शहर में उसकी मौजूदगी अब हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाल ही के प्रधानमंत्री जी एक जगह रैली करने गए थे, उन्होंने ये कुछ शब्द कहे जो कि कहीं ना कहीं बहुत एक इंपैक्ट मैसेज डालते हैं कि नक्सलिज्म वैनिशिंग फ्रॉम द जंगल्स बट टेकिंग रूट इन द अर्बन सेंटर्स, और इन्हीं अर्बन सेंटर्स में जिस तरीके से ये स्टैब्लिश हो रहे हैं इसे कहते हैं अर्बन नक्सलिज्म या फिर अर्बन नक्सलवाद। अब ये जानने से पहले कि अर्बन नक्सलवाद क्या होता है या व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म, हमें एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि एक्चुअली नक्सलिज्म है क्या। सो नक्सलिज्म एक कहानी शुरू हुई थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जो आपके मेजर ट्राइबल पीपल थे जो कि आपके ईस्टर्न पार्ट साइड ऑफ द कंट्री रह रहे थे, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आज का तेलंगाना, उड़ीसा, ये रीजन आपके रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ पे आपको गोल्ड माइन, बॉक्साइट और अलग अलग तरीके की माइंस देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त इन जंगलों को और इन माइंस को एक्सवेट करने के लिए जंगल काटना शुरू किया। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए, जिनके लिए ये जंगल ही उनके भगवान है, जंगल ही उनका घर है, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस। बट कुछ लोग कन्विंस भी हुए कि यस, ये जो भी सरकार कर रही है ये तो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए कर रही है, तो ठीक है हम सरकार का साथ दे देते हैं, कुछ हद तक जंगलों को काटने की परमिशन देते हैं और हमें सरकार इसके बदले में डिस्प्लेसमेंट दे। लेकिन सरकार ने डिस्प्लेसमेंट दी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद कई बहुत से लोगों को नई जगह रहने के लिए नहीं मिली, उतना कंपनसेशन नहीं दिया गया जितना कहा गया था, या फिर डिस्प्लेस करके जिस जगह पे रखा गया 10-15 साल बाद वापस उस एरिया को बोला कि यहाँ पे एक और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका चलेगा। इनफैक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन और माइंस और जो भी फैक्ट्री सेटअप करने की बात की गई उसमें कहा गया कि बड़े स्केल पे वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं उनको जॉब दी जाएगी, तो वो लोग वो जॉब भी पूरी तरीके से उन्हें सेटिस्फाई नहीं की। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट का जो काम है देश के लोगों को, पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को पूरी करना, वो 1960s और 70s में गवर्नमेंट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जिस इस ईस्टर्न पार्ट रीजन में प्रेजेंट थे वो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये आज भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक कंसिडर किया जाता है, जिसे कहते हैं नक्सलवाद, नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जब आप अपने हक के लिए एकदम एक्सट्रीम एक्शन उठा लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम एक्शन के नाम पे जब आप हथियार उठा लेते हैं और आप सरकार को हटा के इंस्टेबिलिटी लाके अपना राज करना चाहते हैं, उसे आप कहते हैं इन शॉर्ट नक्सलिज्म। सो नक्सलिज्म आका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म was been a significant internal security challenge. Obviously the term नक्सल, अभी नक्सल शब्द कहां से आता है? नक्सल शब्द आता है क्योंकि ये जो पूरा मूवमेंट है ये शुरू हुआ था गवर्नमेंट और कुछ जमींदार के अगेंस्ट, ट्राइबल्स की एक अगेंस्ट कहानी लड़ाई से, जो कि वेस्ट बंगाल का एक गांव था नक्सलबारी। सो वहीं से इस पूरे मूवमेंट का और इस पूरे प्रॉब्लम जो आज इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न है उसका नाम पड़ा नक्सलिज्म, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था और इसको शुरू करने का श्रेय 3 लोगों को जाता है, चारू मजुमदार, कानू सान्याल एंड जंगल संथल। तो ये 3 फेसेस थे जिन्होंने इस पूरे नक्सलिज्म को एक आपका मूवमेंट को एक रेस दी और लोगों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका इस पर्टिकुलर आर्म मूवमेंट या गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए आपका तैयार किया। तो इन शॉर्ट व्हाट इज नक्सलिज्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन वायलेंट एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलेस लेबर्स एंड ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। माना यह जाता है कि ये जो पूरी नक्सलवाद की कहानी शुरू हुई है ये 3 चीजों की वजह से हुई, जल, जंगल
और जमीन, क्योंकि इन जो बेसिक ट्राइबल्स हैं उनके बेसिक फॉरेस्ट राइट्स नहीं लिए गए, उनको बेसिक उनके राइट से डिनाई किया गया, जिसकी वजह से गुस्सा इतना बड़ा हो गया कि इन लोगों ने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लड़ने लग गए कि तुम तो नहीं सुन रहे हो तो हम ही ये करेंगे। और इसी 3 चीजों के जो प्रॉब्लम थी, इसको और बड़ा करने में 3 लोगों के नेक्सस का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, जिसको आप कहते हैं बाबू, बनिया एंड नेता। दैट मीन्स बाबू मीन्स एट दैट टाइम जो ब्यूरोक्रेट्स थे, देन बनिया मीन्स द बिजनेसमैन, वैसे ये आज भी ये तिकड़ी जो है आपकी बहुत सी चीजें खराब करती हैं, एंड नेता ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं। तो इन तीनों के नेक्सस ने मिलके उस वक्त इन जंगल्स की जो इनकी अथॉरिटी थी, ये जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो पुअर पीपल थे उस वक्त, शेड्यूल ट्राइब थे, इनको इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया, इनके बेसिक राइट्स को एक्सप्लॉइट किया कि ये कहानी आज इतनी बड़ी हो गई कि हर साल करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, एक बजट में प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि इस प्रॉब्लम को खत्म की जा सके। अक्सर ज्यादातर ये प्रॉब्लम आपको ईस्टर्न रीजन में ही देखने के लिए मिलेगी, और आज ऑलमोस्ट यस गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिसके बाद ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई है। लगभग 30 से 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ही, एक्सट्रीम हेवीली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये प्रॉब्लम रह गई है, लेकिन स्टिल ये ज्यादातर आपको दंडकारण्य रीजन में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आपके आते हैं। अब इनको, इन्हीं लोगों को माओवाद भी कहते हैं या माओइज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि माओ जेडोंग जो चाइनीज के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनकी फिलॉसफी को ये लोग अपनाते हैं। उन्हीं की फिलॉसफी थी, अगर सरकार नहीं सुन रही है उसके अगेंस्ट आप आर्म उठाइए, एक स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड मैनर में उनके अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर या वॉर छेड़ दीजिए। सो ये दंडकारण्य रीजन में हमें नक्सलिज्म देखने के लिए मिलता है, और इनका एम था कि हम एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाए जो हमारी सुने। और जिस रीजन में आपका ज्यादातर ये नक्सलवाद देखने के लिए मिलता है, नक्सलिज्म देखने के लिए मिलता है, उसे हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। सो ये हमारा रीजन है रेड कॉरिडोर, जहां आपको अभी भी अच्छा खासा नक्सलवाद देखने के लिए मिलेगा। आप मैप देखेंगे तो जो एकदम से रेड है ये डिनोट कर रहा है कि अभी भी ऐसे रीजन जहां पे हेविली यहाँ पे प्रेजेंस है इनकी। देन मॉडरेटली इफेक्टेड लाइट पिंक रीजन, देन मार्जिनली इफेक्टेड आपके ऑरेंज रीजन देखेंगे, एंड देन आपका टारगेटेड एरियाज। आप ये जो है अभी टारगेट किए जा रहे हैं ये एरियाज, तो ये आपका मैप है। लेकिन फिर भी एक वक्त था जब ये पूरा लाल हुआ करता था, लेकिन आज का वक्त है कि कुछ मेजर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही रह गए हैं जहां पे ये आपको देखने के लिए रेड कॉरिडोर, मतलब एक्सट्रीम नक्सलवाद देखने के लिए मिलेगा। सो रेड कॉरिडोर क्या होता है? एक रीजन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया कि ये एक रीजन है, ताकि जिससे पता चले कि इस रीजन में सबसे ज्यादा नक्सलवाद से इफेक्टेड लोग हैं, नक्सलिज्म से इफेक्टेड लोग हैं। इन स्पैनिंग अक्रॉस अभी भी लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 स्टेट्स में आपको ये दिखेगा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी एंड छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र वाले रीजन में नीचे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एमपी से बॉर्डर टच करते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट आज भी ये कहावत है कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी जो पोस्टिंग है आईपीएस की वो गढ़चिरौली में ना हो, क्योंकि वन ऑफ द बहुत ही इफेक्टेड और वन ऑफ द डेंजरस डिस्ट्रिक्ट में से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आज भी वहां नक्सलवाद और नक्सलिज्म देखने के लिए मिलता है। लेकिन यस, हाईली इफेक्टेड अगर आप स्टेट्स देखें तो वो आपका होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार। बिहार में थोड़ा लाइट हो चुका है, बट स्टिल वो एरिया जो नीचे बॉर्डर शेयर करता है झारखंड और कुछ यूपी वाला एरिया से, वहां पे आपको स्टिल आपको बिहार में नक्सलवाद अभी भी हाईली इफेक्टेड देखने के लिए मिलेगा। पार्शियली इफेक्टेड जहां अभी बहुत ज्यादा नहीं है, देन आपको वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। आंध्र प्रदेश के गढ़चिरौली वाले रीजन जो एमपी और आपके छत्तीसगढ़ साइड से जो आप टच करता है, वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड लीस्ट इफेक्टेड में आपको फिलहाल यूपी और एमपी देखने के लिए मिलते हैं। सो ये कुछ स्टेट्स हैं, ये कुछ डेटा है जो कहते हैं कि यस, अभी भी नक्सलिज्म कहां कहां फैला हुआ है, बट यस, पिछले कुछ टाइम से नक्सलिज्म काफी श्रिंक हुआ है।
केवल कुछ लिमिटेड आपके ऐसे ही स्टेट्स रह गए हैं जहां पे एक्सट्रीम है, जैसे कि आप देखेंगे 30 मोस्ट इफेक्टेड LWE दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, आपको ये छत्तीसगढ़ के ज्यादातर, छत्तीसगढ़ झारखंड में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल एरिया स्पेसिफिकली ट्राइबल पीपल वहां ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इस रीजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा नक्सलवाद और नक्सलिज्म देखने के लिए मिलेगा। बट यस, ओडिशा के बहुत, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, एज आई टोल्ड यू, यही एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यस, बहुत कम हो चुका है, लेकिन स्टिल दीज आर द रीजन्स जहां पे आपका अभी भी ये प्रेजेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सिचुएशन कंट्रोल में कर ली गई है। इसीलिए तो हमारे मोटा भाई अमित शाह जी ने कहा कि हम 2026 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जब नक्सल्स और आपका गवर्नमेंट की क्लैश होती है तो बहुत से CRPF के जवानों को और बहुत से ऐसे लोकल्स लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है उस पर्टिकुलर क्लैश में। और पिछले कुछ वक्त में लगभग जब से नक्सलिज्म प्लेटफॉर्म पे आया, लाखों लोगों ने अपनी जान तो इसी उग्रवाद में आपकी खो दी है। बट अब ये कंसर्न ये नहीं है, यहाँ से तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा आ चुका कि यस हम लोग खत्म कर देंगे मार्च तक, आपका 2026 तक, जो कि अगले साल ही है। वो भी देखने को रहेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है ये रहेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट डील करती है। बट ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर ये कंसर्न दिखाते हैं कि ये अब अर्बन एरियाज यानी कि शहरी एरियाज में अपना होल्ड ज्यादा पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, बट था पहले भी, लेकिन अब इसका होल्ड ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। सो व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म? अर्बन नक्सलिज्म ये होता है जब आपके शहरों में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और बड़े बड़े टीचर्स और एकेडमिक्स के फील्ड के लोग, बिजनेसमैन कम्युनिटी, और अगर आप देखेंगे तो नक्सलिज्म या फिर इस एक्सट्रीम ओपिनियन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसको हम CPIM बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट एंड लेनिन, ML थी पहले, लेकिन माओइस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लीडर्स को कई बार डिटेन किया जाता है इस वजह से, क्योंकि ये माना जाता है कि वो नक्सलिज्म अर्बन एरियाज में फैला रहे हैं। सो यस, अर्बन नक्सलिज्म वो होता है कि अर्बन नक्सलिज्म refers to the ideological and logistical support provided with the armchair intellectuals to the Naxalite movement. These individuals, often embedded with academia, media, and civil society, are known as radicalizing youth, influencing opinion, and creating unrest under the guise of social justice and human rights. That means कि ये वो लोग हैं जो अब अर्बन एरियाज में यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं नक्सलिज्म को लेकर और क्या प्रॉब्लम है। ये आप देखेंगे कि कुछ जो CPIM, दैट इज मैंने अभी बात की, CPI माओइस्ट पार्टी के जो कुछ लीडर्स थे जो एसोसिएटेड थे उससे, उनको जेल किया गया था, डिटेन करने की बात की गई थी। ये आया था कि दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद अर्बन नक्सलिज्म, जिसमें सुधा भारद्वाज फरीदाबाद लॉयर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी, गौतम नवलखा दिल्ली जर्नलिस्ट ह्यूमन राइट्स कैंपेनर, देन आपको P वरावरा राव हैदराबाद पोएट क्रिटिक, वेर्नन गोन्साल्वेस मुंबई लॉयर, देन अरुण फेरेरी थाने लॉयर एक्टिविस्ट। तो ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट लोग थे जिनको बेसिकली अर्बन नक्सल्स के चलते अरेस्ट किया गया था। एक्चुअली देखा जाए तो उस वक्त की जो प्रॉब्लम थी, दे वर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही थी, चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी, बिकॉज ऑफ विच आपके जो लोग हैं उनका एक तरीके से गुस्सा इस तरीके का उमड़ा कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम रूप ले गया कि और आज इन लोगों को आर्म्स सप्लाई, इन पर्टिकुलर नक्सल पीपल के पास दे हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर आर्म्स और वेपन्स है। इनफैक्ट गवर्नमेंट से शायद अच्छी ही टेक्नोलॉजी कुछ कुछ एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस इंटरनल प्रॉब्लम को इतना खींचा गया या ये इतनी बड़ी हो गई कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो इन लोग को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वो इन लोग को पैसे दे रहे हैं, आर्म सप्लाई कर रहे हैं कि तुम हमारी कंट्री में इंस्टेबिलिटी, मतलब तुम अपनी कंट्री में इंस्टेबिलिटी करो जिससे फायदा होगा चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को। सो ये पर्टिकुलर उग्रवाद जो हमारी प्रॉब्लम थी, अब इसका कनेक्शन टेररिज्म से भी जुड़ने लग गया है या टेररिज्म की तरह इसकी तुलना करी जाने लगी है। दैट्स व्हाई ये कंसर्न बहुत बड़ा बन चुका है। एक प्रॉब्लम जो सॉल्व की जा सकती थी लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई कि गवर्नमेंट और उनके बीच में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई और अब उसी चीज का फायदा उठाते
हैं बड़े बड़े देश, जिसमें वो, क्योंकि उनका तो गोल फुलफिल हो रहा है ना, वो डायरेक्टली कंट्री को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे ही लोगों के थ्रू भड़का के इस तरीके से कंट्री में इंस्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। बट येस, इट इज बिलीव दैट कि जो ये आपके फोकस जो अर्बन नक्सलिज्म है, इनकी 6 स्ट्रैटेजी है। 6 बेस स्ट्रैटेजी क्या है? ये सार्क है। क्यों? क्योंकि रूरल नक्सल जो था, माना गया था जब स्टार्ट हुआ था रूरल नक्सलिज्म, इट वाज बिलीव दैट कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। कुछ अनपढ़ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया हम अगेंस्ट जाएंगे, लाठी वाठी उठाई और धीरे धीरे उन्होंने गन और अलग अलग तरीके के वेपन्स उनको मिले। बट इनिशियली इट वाज जस्ट विद अ लाठी, और बेसिक जो आपकी लड़ाई थी वो बाद में जाके इतनी ऑर्गेनाइज हुई। बट ये बोला जा रहा है कि जो शहरी नक्सलवाद है, अर्बन नक्सलिज्म है, पीपल आर मोर इंटेलेक्चुअल, पीपल आर मोर क्वालिफाइड, तो वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं या यूथ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 स्टेज अप्रोचेस कॉल्ड सार्क। सार्क में क्या होगा? सर्वे, अवेयरनेस, एजिटेशन, रिक्रूटमेंट, रेजिस्टेंस एंड कंट्रोल। सो ये प्रॉपर एक उस तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्टली उसी तरीके की पॉलिसी आपकी अपनाई जा रही है इनके द्वारा, जिसमें आपका सर्वे कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उस तरीके से लोगों को एजिटेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं और फिर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि यस, इट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर अस। बट यस, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए देयर आर वेरियस लॉज। हमने इनको ऊपा एक्ट के तहत किया। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा इनको परेशान करने के लिए किया, बहुत से ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है जो इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं ताकि ये सारी एक्टिविटीज थम जाए, चाहे वो 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स को स्पेशल राइट्स देते हैं, चाहे वो आर्टिकल 371 हो, जो आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371J तक हमने उन सारे स्टेट्स को जो नक्सल इफेक्टेड हैं या जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उन सबको आपका स्पेशल स्टेटस दिया है। चाहे वो पेसा एक्ट हो, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट हो, जहां अपने इन पर्टिकुलर स्टेट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविजन इनकी पंचायत को दिया है, क्योंकि ये लोग हैं जो लोग ग्राउंड लेवल में, उन्हीं के लोग उन्हीं की पंचायत में बैठ के काम कर सके। तो बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, बट प्रॉब्लम कब इतनी प्रॉपरली धीरे 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 करके अब जाके खत्म हुई, लेकिन अब ये अर्बन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एक बिल लेके आई थी, और ऐसा ही एक सेंटर लेवल पे भी बिल है जिसको हम कहते हैं ऊपा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, ऊपा एक्ट। ऊपा एक्ट के बारे में भी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो बिल लेके आई थी टू कर्ब दिस अर्बन नक्सलिज्म। सो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट आप कंसिडर कर सकते हैं जो स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेकर आई थी, जो कि आपका अर्बन नक्सलिज्म को खत्म करना है। और क्यों महाराष्ट्र आई, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस लिए महाराष्ट्र बहुत हाईली प्रोन है अर्बन नक्सलिज्म में, क्यों वो एक खतरे की घंटी महाराष्ट्र में ही बज रही है और वहीं से चीजें शुरू हो रही हैं। सो यस, ये एम्पावर करता है डिक्लेयर करने का अनलॉफुल, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके से नक्सलवाद के लिए काम कर रही है, कोई भी बंदा जो एक्चुअली ही और शी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बट वो उन्हें हेल्प कर रहा है, तो वो इस पर्टिकुलर बिल के अंडर उनको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करके पनिश किया जा सकता है। चार ऑफेंसेस स्पेसिफिकली बात की, अगर कोई मेंबरशिप ले रहा है, कोई फंड रेजिंग कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या फिर कोई कमिट कर रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज, मतलब कि अगर आप मेंबर भी बन रहे हैं इन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में तब भी आप इस एक्ट के अंदर आप पे चार्जेस लगेंगे। अगर आप फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने का काम, अगर उसे मैनेज कर रहे हैं या फिर उसमें किसी भी तरीके का एक्शन तो लोगे तो ऑब्वियसली परेशान हो गए, तब आप पे एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टीज रहेंगी, इम्प्रिजमेंट रहेगा, 2 लाख से लेके 7 लाख तक की, आपको 5 लाख तक के जो है पेमेंट्स और वो ऑफेंसेस भरने पड़ेंगे। तो साथ के साथ और बोला कि भाई आप पे नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, मतलब आपको बेल नहीं मिली जाएगी। दैट मीन्स कि बहुत क्रूअल तरीके से और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि अगर आप ये चीजें करते हैं देन डेफिनेटली हम आपको छोड़ने वाले तो नहीं है। और साथ ही साथ स्टेट पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसीज को अरेस्ट करने की अथॉरिटी दी जा रही है इंडिविजुअल्स को विदाउट वारंट। जैसे अफ्स्पा में अथॉरिटी है कि भाई अफ्स्पा
क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जो अक्सर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में लगता है, वो भी अथॉरिटी देता है आर्मी को कि बिना वारंट के आप किसी को भी अरेस्ट भी कर सकते हो और किल भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई उसे ड्रैकोनियन लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बट उसी तरीके से महाराष्ट्र का जो बिल है जो अर्बन नक्सलिज्म पे आया है, वो भी ये कहता है कि बिना वारंट पुलिस को, लेकिन वहां पे अफस्पा में डिफेंस को है, यहाँ पुलिस को और आपकी जो भी एसोसिएटेड एजेंसीज हैं उन्हें अथॉरिटी है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकें। अब ये कुछ पर्टिकुलर चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंबरशिप ले रहा है तो उसको 3 साल की इंप्रिजमेंट या फिर 3 लाख तक का जुर्माना, या फिर नहीं एंड बहुत सारी जगह और होता है बट यहाँ एंड है, आपको 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप नॉन मेंबर हैं लेकिन आप फंड रेजिंग के लिए काम कर रहे हैं तब आपको 2 साल तक की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं तब 3 साल तक की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम कमिट कर रहे हैं देन आपको 7 ईयर्स तक का फाइन और 7 ईयर्स तक की जेल और 5 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। सो इस तरीके का डेटा यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में पूछ सकता है। यूपीएससी कैन आस्क दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन योर एग्जामिनेशन। नाउ जो मैंने आपको कही थी कि क्यों महाराष्ट्र बेसिकली इस तरीके का बिल लेकर आने वाले राष्ट्रों में या स्टेट्स में पहला स्टेट बना, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस दैट इज नोन एज गोल्डन कॉरिडोर ऑफ इंडिया। अब एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटर ये बेसिकली हमारी 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जिसमें आपकी आती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिकली मुंबई आता है, आपका चेन्नई आता है, कोलकाता आता है, दिल्ली आता है। सो दिस इज बेसिकली द कॉल्ड एज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट। बट यहीं पे एक गोल्डन कॉरिडोर भी है। व्हाट इज गोल्डन कॉरिडोर? आपका पुणे से लेके अहमदाबाद का जो रूट है इसे गोल्डन कॉरिडोर भी कहा जाता है। वाई गोल्डन कॉरिडोर कहा जाता है? क्योंकि इस रीजन में आपको अच्छी खासी इंडस्ट्रीज और अच्छे खासे रिसोर्सेज का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। सूरत में डायमंड सिटी, नासिक हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, थाने हो गया, ये एक पूरा इकोनॉमिक जोन है, पूरा कॉरिडोर है। तो ये केवल एक रास्ता नहीं है, ये पूरा एक गोल्डन कॉरिडोर इसलिए क्योंकि यहाँ मेजर प्रोडक्शन हो रहा है अपने देश का, मतलब इतनी फैक्ट्री सेटअप और रिसोर्सेज इस एरिया में है। सो अब जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, नक्सल्स इस पर्टिकुलर रीजन को, अर्बन नक्सल्स इस पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि देश को इफेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी इकोनॉमी पर हिट करिए। सो यही तरीके का प्लान कुछ अर्बन नक्सल्स गोल्डन कॉरिडोर के तहत करना चाहते हैं। सो इट इज अ रीजन इन द वेस्टर्न इंडिया that stretches from Pune to Ahmedabad, which includes Nasik, Surat, Vadodara, and it is known for its concentration of industries. और इसी golden corridor पे, the golden corridor is also the name of an area where the CPI Maoist has tried to expand its base in the town. इन्हीं region के आसपास ये अपना base establish कर रहे हैं। तो अगर इस industrial rich और industrial corridor में अगर इस तरीके का कोई action होता है और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप होता है, देन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैम्पर दिस पर्टिकुलर रूट। इसीलिए ये अर्बन नक्सलिज्म क्यों इतना बड़ा कंसर्न बन रहा है, होप सो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोटा भाई जो है उन्होंने प्लान कर लिया है कि भाई यस, हम मार्च 2026 31 मार्च मैक्स टू मैक्स 2026 तक नक्सलिज्म को पूरी तरीके से भारत को फ्री करा देंगे। वी विल फ्री इंडिया ऑफ द नक्सल थ्रेट बाय मार्च 2026 बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये देखना है इंटरेस्टिंग कि गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव लाती है। ये बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और टॉक्स और डायलॉग्स के साथ चीजें खत्म हो जाती हैं, बट यस बिकॉज ये पूरे साल न्यूज में रहेगा तो ये न्यूज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको चीजें समझ आई हो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।